नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने 76,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास परियोजना को भी मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 1971 के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ पर ढाका में विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु जांच एजेंसी और ईरान के बीच एक परमाणु केंद्र पर क्षतिग्रस्त कैमरों को फिर से लगाने के बारे में समझौता। भारतीय भारोत्तोलकों ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 3 और पदक जीते और ढाका में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने भूटान को 3-0 से हराया। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं विशाल शर्मा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धतियां अपनाने के लाभों के बारे में सभी अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कृषि से जुड़े सभी हितधारकों और कृषि आधारित स्टार्टअप से अनुरोध किया है कि वे सम्मेलन में भाग लें। सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, देश भर के किसान मेरे इस निमंत्रण का स्वीकार करें और मेरे साथ जुड़े। सरकार प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। हमारे एक पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने 0 बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती माँ भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। गुजरात सरकार ने इन कार्यनीतियों पर बल देने और देश भर में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्राकृतिक खेती के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। 3 दिन का सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है। इसमें 5,000 से अधिक किसान हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के नेटवर्क के जरिए सम्मेलन के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दे दी है। लगभग 22 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। इनमें 2.5 लाख किसान अनुसूचित जाति और 2 लाख किसान अनुसूचित जनजाति के भी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि इस कार्य पर 93,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाले 4 जो कंपोनेंट्स हैं, इस योजना को 2021-22 से लेकर 25-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है और इसके ऊपर कुल मिलाकर 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि अगले 6 वर्षों में इस परियोजना पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र $75 अरब तक पहुंच गया है। उन्होंने इसे मंत्रिमंडल का ऐतिहासिक निर्णय बताया। इस निर्णय का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इससे 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था और $5 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। वे बांग्लादेश की स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में ढाका में राष्ट्रीय परेड टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। इस समारोह में भाग लेने वाले वे एकमात्र विदेशी प्रतिनिधि हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय सशस्त्र सेना की 122 सदस्यों वाली तीनों सेनाओं की टुकड़ी भी परेड में हिस्सा लेगी। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था। दोनों देश 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ढाका के राष्ट्रीय परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समारोह विजय दिवस समारोह में भाग लेंगे। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त प्रयासों को चिन्हित करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक त्रिस्तरीय सेवा दल भी परेड में भाग लेगा। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद संयुक्त बलों ने बांग्लादेश के मुक्त युद्ध में जीत हासिल की थी। संयुक्त बलों की जीत ने पाकिस्तानी सेना की 9 महीनों लंबी क्रूरता का अंत कर दिया था, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। आज सुबह परेड में विंग कमांडर टी आशा ज्योतिर्मयी, जो भारतीय वायुसेना की पैरा ट्रूपर हैं, बांग्लादेशी पैरा जंपर्स के साथ भारतीय तिरंगा लेकर शहीद हुए भारतीय सेना के 1660 बहादुर सैनिकों के बलिदान को चिन्हित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए ढाका से संजीव कुमार सिंह। बाद में शाम को श्री कोविंद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समापन समारोह में भी शामिल होंगे। ढाका में कल शाम संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के साथ आपसी हित के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मीडिया को एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित स्वर्णिम विजय मशाल श्रद्धांजलि और स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे। 1971 में युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोहों की शुरुआत करते हुए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अनंत ज्वाला से स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की थी। उन्होंने 4 अन्य मशाल भी जलाई थी, जिन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में यात्रा करनी थी। ये चारों मशालें सियाचिन, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लोंगोवाला, कच्छ के रण और अगरतला सहित समूचे देश में यात्रा कर नई दिल्ली पहुंची हैं। इन मशालों को 1971 युद्ध से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के गृह नगरों में भी ले जाया गया था। विजय दिवस के अवसर पर फिल्म प्रभाग आज बहादुर सैनिकों की अतुलनीय वीरता और उपलब्धि पर आधारित 4 वृत्तचित्रों का प्रसारण कर रहा है। 9 months to freedom शीर्षक की पहली फिल्म में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध और आम लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव को दिखाया गया है। दूसरी फिल्म विजय दिवस एक लघु फिल्म है, जिसमें भारत की विजय को दिखाया गया है। अन्य 2 फिल्में डेटलाइन बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के संघर्ष और बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में भारत की भूमिका को दिखाया गया है। ये सभी फिल्में आज पूरे दिन फिल्म प्रभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्री ऑफ द वीक खंड के अंतर्गत दर्शकों के लिए उपलब्ध है। फिल्म प्रभाग के YouTube चैनल पर भी ये फिल्में उपलब्ध रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने 76,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की विकास परियोजना को भी मंजूरी दी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 1971 के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ पर ढाका में विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु जांच एजेंसी और ईरान के बीच एक परमाणु केंद्र पर क्षतिग्रस्त कैमरों को फिर से लगाने के बारे में समझौता। भारतीय भारोत्तोलकों ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 3 और पदक जीते और ढाका में सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने भूटान को 3-0 से हराया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के रैडवानी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने कल शाम आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद इस क्षेत्र की घेराबंदी की। छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के खोजी दल पर भारी गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। इस क्षेत्र में आतंकवादियों की तलाश का काम जारी है। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। मानवता की विरासत की प्रतिनिधि सूची पर शिलालेख के लिए 48 नामांकन जमा किए गए थे। इस कदम का स्वागत करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि यूनेस्को की ये मान्यता बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि की जीत का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी और ईरान के बीच एक परमाणु केंद्र पर क्षतिग्रस्त कैमरों को फिर से लगाने के बारे में समझौता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि ईरान ने कराच स्थित सेंट्रीफ्यूज विनिर्माण केंद्र में प्रवेश की अनुमति दे दी है। भारतीय भारोत्तोलक पूनम यादव, अरोकिया एलिश और विकास ठाकुर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में 3 और पदक जीते हैं। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदकों के साथ 12 पदक हासिल किए हैं। बांग्लादेश में ढाका में सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने भूटान को 3-0 से हरा दिया है। टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। भारत का अगला मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान के बारे में रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं। देश में बुनियादी ढांचा दशकों से कई कारणों से प्रभावित रहा। इस वर्ष अक्टूबर में गति शक्ति की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मास्टर प्लान का उद्देश्य सभी सरकारी प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित पक्षों को साथ लाना और यातायात के विभिन्न साधनों को आपस में जोड़ना है। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं होता। गति शक्ति साइलोस को तोड़ेगी। भविष्य के रास्ते से हम इन सब रोडों को जितनी कठिनाइयां हैं उनको हटाएगी। इससे सामान्य मानकीय के लिए ट्रेवल टाइम में कमी आएगी और हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ेगी। गति शक्ति हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं को शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पीएम गति शक्ति अगली पीढ़ी के अवसंरचना के निर्माण से संबंधित प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जो जीवन को सुगम बनाने के साथ व्यापार करना और अधिक आसान बना रहा है। पीएम गति शक्ति कनेक्टिविटी से जुड़ी आगामी परियोजनाओं, अन्य व्यवसायिक केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के वातावरण के बारे में जनता और व्यवसायिक समुदाय को जानकारी प्रदान कर रही है। यह निवेशकों को उपयुक्त स्थानों पर अपने व्यवसाय की योजना बनाने में सक्षम बना रही है, जिससे पारस्परिक व्यवहार में वृद्धि हो रही है। यह रोजगार के कई अवसर पैदा कर रही है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। यह लॉजिस्टिक्स से जुड़ी लागत में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बेहतर बना रही है और स्थानीय उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच उपयुक्त जुड़ाव भी सुनिश्चित कर रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की झलक। आज हम स्मरण कर रहे हैं जाने माने शिक्षाविद, लेखक और पत्रकार उमेश चंद्र दत्ता को। उनका जन्म 16 दिसंबर 1840 को कोलकाता के वर्तमान दक्षिण 24 परगना में हुआ था। वे प्रमुख ब्रह्म समाजी थे जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। उमेश चंद्र 1859 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। शीघ्र ही वे केशव चंद्र सेन के निकट आ गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हरिनवी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। जब ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया तो उमेश चंद्र केशव चंद्र सेन गुट के सबसे लोकप्रिय कार्यकर्ताओं में से एक हो गए। 1863 में उमेश चंद्र ने ब्रह्म समाज के अन्य युवाओं के साथ भामा बोधनी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य समाज में भामा या महिलाओं को शिक्षित करना और उनका उत्थान करना था। उन्होंने 40 वर्ष तक भामा बोधनी पत्रिका का संपादन किया और ये कार्य 1902 तक लगातार करते रहे। इस समाचार पत्र ने महिलाओं के उद्धार और महिला शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उमेश चंद्र ने 2 साप्ताहिक, धर्म साधो और भारत संस्कारक का भी संपादन किया। उमेश चंद्र ने कई स्कूलों में शिक्षण भी किया। 1893 में उन्होंने कोलकाता के मानिकतला में मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल खोला। वे कोलकाता में बेथुन कॉलेज की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे और कोलकाता यूनिवर्सिटी की सीनेट के सदस्य भी रहे। इस प्रकार उन्होंने इन संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उमेश चंद्र ने बेहद साधारण जीवन जिया, इसीलिए लोग उन्हें योगी कहते थे। 1907 में उनका निधन हो गया। महिला उत्थान और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले महान सुधारक को शत शत नमन। आज हम लोकतंत्र के पक्षधर और वंचित वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के कट्टर समर्थक पानगंटी रामराय निंगार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 16 दिसंबर 1928 को हुआ था। उन्हें पानगल के राजा के नाम से भी जाना जाता है। रामराय निंगार जस्टिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे 11 जुलाई 1921 से 3 दिसंबर 1926 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर भी रहे। रामराय निंगार का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। उत्तर अरकोट जिला बोर्ड का सदस्य चुने जाने के साथ उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। 1912 में वे दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। 1918 में उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। उसी वर्ष रामराय निंगार को इंपीरियल वॉर काउंसिल का सदस्य भी बनाया गया। इस बीच जस्टिस पार्टी के गठन के साथ मद्रास में गैर ब्राह्मण आंदोलन जोर पकड़ रहा था। रामराय निंगार भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और शीघ्र ही इसके अग्रणी नेता बन गए। 1921 में जब सुब्बा रायलू खराब स्वास्थ्य के कारण पद से हटे तो रामराय निंगार मुख्यमंत्री बने। पानागल प्रशासन कुछ दूरगामी सुधारों के लिए जाना जाता है। उस दौरान सरकारी नौकरी में आरक्षण शुरू किया गया और मद्रास में समावेशी दौर का मार्ग प्रशस्त हुआ।
मंदिरों और मठों का प्रशासन नवगठित हिंदू रिलीजियस एंडोवमेंट बोर्ड के अधीन लाया गया। वे राजनीति में सक्रिय रहे और 16 दिसंबर 1928 को अपने निधन तक जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। मातृभूमि के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है, हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। इन स्थानों में न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में इम्फाल, गुवाहाटी, आइजॉल, शिलंग और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। विशाखापट्टनम, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में बादल छाए रहेंगे। तिरुवनंतपुरम में मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इन स्थानों में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अलका, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विशाल, राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन वापसी को लेकर गतिरोध कायम रहने का समाचार अधिकतर समाचार पत्रों में है। जनसत्ता ने इसे देते हुए लिखा है, हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित की गई। सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए 76,000 करोड़ रुपए का नकद प्रोत्साहन, इसे मुख्य पृष्ठ पर देते हुए अमर उजाला ने लिखा है, देश में सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती, चीन पर निर्भरता होगी कम। वोटर आईडी से जोड़ी जाएगी आधार संख्या, पंजाब केसरी ने इसे देते हुए लिखा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर विधेयक को दी मंजूरी। बकौल दैनिक जागरण, चुनाव सुधारों पर फिर सक्रिय हुई सरकार, सभी तरह के चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। चुनाव लड़ने वालों के लिए नियमों को और कड़ा किया जाएगा। नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता नहीं बिगड़ने देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बयान को देते हुए दैनिक जागरण ने लिखा है, कुछ ताकतें भारत नेपाल के संबंध खराब करना चाहती है। तमिलनाडु में कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन का समाचार भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिया है। हरिभूमि लिखता है, आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। आज विजय दिवस के अवसर पर राजस्थान पत्रिका ने 1971 के भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना की विजय गाथा को याद करते हुए अपने 50 साल पुराने अंक को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। यूपीआई रुपे डेबिट कार्ड से लेन देन पर मिलेगी छूट, राष्ट्रीय सहारा सहित कई समाचार पत्रों में हैं। पत्र के अनुसार केंद्र सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के जरिए डिजिटल लेन देन पर 1300 करोड़ रुपए का शुल्क वापस करने की मंजूरी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने 76,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की विकास परियोजना को भी मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 1971 के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ पर ढाका में विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु जांच एजेंसी और ईरान के बीच एक परमाणु केंद्र पर क्षतिग्रस्त कैमरों को फिर से लगाने के बारे में समझौता। भारतीय भारोत्तोलकों ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 3 और पदक जीते और ढाका में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने भूटान को 3-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।